औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास, आज आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं किसी भी मिक्सचर की। किस बेस पे सेपरेशन करते हैं? ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन अ स्टेशनरी फेज़ एंड अ मोबाइल फेज़। मैंने आपको बताया था बेटा कि दो फेज़ होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। फिर मैंने आपको उसका ओरिजिन भी बताया था कि क्रोमेटोज से निकला है, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। फिर मैंने आपको स्टेशनरी फेज़ के बारे में बताया था कि ये सॉलिड या लिक्विड हो सकता है और इसमें सिलिका जेल वाटर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एडजॉर्ब इन पेपर। उसके बाद मैंने आपको मोबाइल फेज़ के बारे में बताया था कि वो लिक्विड या गैस हो सकता है और वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करता है। उसकी एग्जांपल में मैंने आपको इथानॉल, एसीटोन, हेक्सेन वगैरह बताया। फिर मेरी बहनें, मैंने आपको उसका प्रिंसिपल बताया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स बताई थी, एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो लिक्विड होगा। फिर मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन एडजर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ाया था। तो आज मेरी बहनें, मैं आपको नेक्स्ट जो उसकी टाइप्स है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बेटा आज मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊंगा और फिर 2 लाइनों में मैं आपको यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें से भी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो हम रीड तो सारा करेंगे, कॉन्सेप्ट हम तो सारा पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको इम्तिहानी नुक्ते नज़र से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, नाम से जाहिर है कि इसमें पेपर यूज़ होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, एक टेक्निक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। इसका मतलब है ये एडजर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक नहीं है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ होती है वो लिक्विड होती है। इसका मतलब है कि यहाँ भी पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी लिक्विड यूज़ होगा। और इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो लिक्विड आमतौर पर वाटर होता है जो एडजॉर्ब होता है ऑन अ पेपर। और ये जो एडजॉर्ब लिक्विड बिहेव करता है एन इमिसिबल लिक्विड टू द मोबाइल फेज़, यानी कि इमिसिबल लिक्विड टू द मोबाइल फेज़। अब मोबाइल फेज़ यहाँ क्या होता है? अ लिक्विड पासिंग ओवर द एडजर्प्शन लिक्विड इन अ पेपर। अब देखें, इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़। ठीक हो गया। अब इसमें जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो लिक्विड होगा जो कि पेपर पर एडजॉर्ब होगा, लिक्विड होगा। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि हमने एक पेपर, देखें, एक पेपर लटकाया हुआ है और नीचे इसके सारा लिक्विड है। अब इसी ने ऊपर चढ़ना है, यानी कि ये आपके माइंड में हो। अब वो कैसे चढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप नोट करना, एक गिलास पानी का भरो किसी दिन और उसमें ना उस पानी के गिलास में एक टिश्यू पेपर या कोई सा भी पेपर नीचे से डिप कर दो, उसमें डबो दो, तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता वो जो टिश्यू पेपर है वो गीला होना शुरू हो जाएगा और इवन के वो एंड तक गीला होता जाएगा। हालांकि आपने तो पानी में थोड़ा सा टिश्यू पेपर डिप किया था, डबोया था, लेकिन वो फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। तो ये क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी, इसका भी फिनोमिना कुछ इस तरह से है। अच्छा, इसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड हो जाता है, जबकि इसमें जो मोबाइल फेज़ है वो अ लिक्विड पासिंग ओवर द एडजॉर्ब लिक्विड इन अ पेपर, वो आमतौर पर ऑर्गेनिक लिक्विड, इथानॉल या एसीटोन हो सकता है। अब देखें बेटा, 2 चीज़ें आ गई, एक पानी और एक मसलन ऑर्गेनिक लिक्विड, इथानॉल या एसीटोन, कोई भी, ये दोनों आपस में मिले हुए थे।
अब हमने इनको सेपरेट करना है, कितनी चीज़ों को, 2 को। कौन कौन सी, पानी और ऑर्गेनिक लिक्विड जिसमें इथेनॉल और एसीटोन हो सकता है। अच्छा, अब देखें ज़रा तवज्जो के साथ देखें, इथेनॉल या एसीटोन वो भी तो लिक्विड फॉर्म में है, पानी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लिक्विड को सेपरेट करना थोड़ा टफ काम तो है। मैं आप लोगों को देखें, मैं आप लोगों को पानी दूं और दूध दे देता हूं, मैं कहता हूं चलो इनको अलग करो, मुश्किल काम है थोड़ा। मैं आपको लीमू दे देता हूं और पानी, मैं कहता हूं अलग करो, ये भी मुश्किल काम है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी अक्सर में यूज़ होता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी आमतौर पर काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 तरीके दिए गए हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के, एक असेंडिंग, एक डिसेंडिंग और एक सर्कुलर या रेडियल। अब देखें, असेंडिंग डिसेंडिंग ये चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी। एक चीज़ होती है जो ऊपर से नीचे जाती है, एक चीज़ होती है जो नीचे से ऊपर जाती है, और एक चीज़ होती है सर्कुलर रेडियल यानी कि घूमने वाली। अब देखें, आम तौर पर असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा कॉमन जो है ना है वो है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि किसी चीज़ का नीचे से ऊपर जाना उसे असेंडिंग कहते हैं और ऊपर से नीचे आना उसे डिसेंडिंग कहते हैं। अब असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, इस मेथड में क्या होता है बेटा, जो सॉल्वेंट होता है वो वेसल के बॉटम में होता है। अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा हो, ये है डायग्राम, ये देखें, ये नीचे ये सारा जो है ना आप लोगों का सॉल्वेंट है, और जो पेपर होता है वो आप सस्पेंड कर देते हो इन नेट। ऊपर देखो पेपर हमने लटकाया हुआ है, ये देखें ये पेपर लटकाया हुआ है हम लोगों ने, और सॉल्वेंट मूव अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। अब देखें, कैपिलरी एक्शन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के मेरे ख्याल में 10th की केमिस्ट्री में आपने कैपिलरी एक्शन वाटर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि पानी का जड़ों से नीचे से ऊपर जाना। अगर किसी बच्ची को ये ना याद हो केमिस्ट्री के हवाले से, तो आपको बायो में भी तो आपने लाजमी पढ़ा होगा, और फिर बायो एक बहुत बड़े आदमी, एक बहुत ज़बरदस्त टीचर और काफ़ी हेल्दी सेहतमंद टीचर पढ़ाते हैं, सर गुलाम नबी साहब, तो आपने उनसे बायो में कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा। तो कैपिलरी एक्शन से ये जो है ना ऊपर जाते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, जो सॉल्वेंट मिक्सचर है वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ये जो बेटा आपको नज़र आ रहा है मेरी बहन, ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसमें हम लगा देते हैं और टैंक को कवर कर देते हैं लेड से, ताकि सैचुरेटेड और वेपर जो सॉल्वेंट हैं वो होमोजीनियस हो जाए। अब देखें क्या होगा। अब हम तकरीबन 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेंगे, वटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, ये पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर है वो हम ले लेंगे, और फिर हम लाइन ड्रा कर देंगे, एक गहरी सी लाइन पेंसिल से तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर की। अच्छा, ये सारा याद नहीं करना, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आपने अभी ये करना है कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, इसमें लिक्विड जो है ना वाटर यूज़ किया जाता है जो स्टेशनरी फेज़ है, और इसमें मोबाइल फेज़ ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। इसके 3 मेथड हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग और रेडियल। फिर इसमें 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप वाटरमैन पेपर क्रोमेटोग्राफी 1 यूज़ किया जाता है, और निशान लगाए जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 एंड। मेरी बात आप समझ रहे हो ना बेटा, ये आप लोगों ने जो है ना जहन में रखना है। फिर हम एक ड्रॉप ऑफ मिक्सचर इज प्लेस ऑन द बेस लाइन, फिर हम टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स करेंगे। स्पॉट जो होंगे ऑफ नॉन कंपाउंड में आल्सो बी प्लेस, वो हम देखेंगे, और फिर वो स्पॉट ड्राई होंगे पहले, फिर बाद में हम देखेंगे कि वो उनमें ना मुख्तलिफ कलर शो हो रहे हैं। ये जो मेडिकल की दुनिया में अक्सर यही तो यूज़ होता है, ये जो डिग्नोसिस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, ट्यूमर वगैरह को, अल्लाह करे आप लोग सारी मेरी बेटियां डॉक्टर बने इंशाअल्लाह ताला, मेरी दिल से दुआ है। तो आप लोग ये चीज़ें वहाँ यूज़ करोगे, आप वहाँ ये चीज़ें जो है ना देखोगे, तो ये यूज़ किया जाता है। और उसमें जो पेपर है वो सस्पेंड किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में इन सच अ वे कि जो बेस लाइन है मस्ट बी अबव द लेवल ऑफ सॉल्वेंट। देखो ना, ये बेस लाइन सॉल्वेंट से ऊपर है। अब क्या होगा, यहाँ से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो स्पॉट नज़र आ रहे हैं, यहीं से तो हम सेपरेट कर देंगे चीज़ों को। और फिर सॉल्वेंट फ्रंट हैज़ मूव तकरीबन 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ द पेपर, ठीक है ना। फिर पेपर को रिमूव कर दो टैंक से, और सॉल्वेंट के निशान को देखो पेंसिल से ड्राई कर लो। अब क्रोमेटोग्राम और इट्स डेवलपमेंट, यानी कि जो
जो ड्राई पेपर हो गया था बाद में, जो उसके ऊपर पैटर्न ऑफ स्पॉट आए थे, यानी कि नुक्ते वगैरह, उन्हें क्रोमेटोग्राफ कहा जाता है। ये जो उतार लेंगे फिर जो खुश्क ये होंगे, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल अब लिक्विड से अलग हो चुका है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ चुका है। लिक्विड अलग, वो चीज़ अलग हो चुकी है। डेवलपमेंट इसकी क्या है बेटा, जो स्पॉट है सेपरेटेड सब्सटेंस कैन बी सीन ऑन द पेपर, पेपर पर देखे जा सकते हैं। इफ़ द सब्सटेंस आर कलर्ड, अगर वो कलर्ड हैं तो। अदरवाइज फिजिकल और केमिकल मेथड अप्लाई होते हैं पेपर पर टू आइडेंटिफाई स्पॉट ऑफ सब्सटेंस। फिर वो उनको नुक्तों को देखने के लिए जो है ना आमतौर पर यूज़ होते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड। अब ये देखें, ये बेटा मैंने आपको सारे पढ़ा दिए मेरी बहन है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें RF रिटार्डेशन फैक्टर यूज़ होता है, जिसको हम RF कहते हैं। अब मैं एक चीज़ सिर्फ आपको बताता चलूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ये देखें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ आए या ना आए, रिटार्डेशन फैक्टर की तारीफ़ तो हर साल ही बड़ी होती है। रिटार्डेशन फैक्टर की क्या तारीफ़ करेंगे, नीचे आपको RF नज़र आ रहा होगा। इसकी तारीफ़ नॉर्मल, इसका कॉन्सेप्ट तारीफ़ ये है कि रिटार्डेशन वैल्यू यानी कि RF वैल्यू इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन से, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये देखें, मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये देखें मेरी बहनें, ये देखें, इस बेस लाइन से जितना ट्रेवल किया, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन से जितना ट्रेवल किया टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। हाँ जी, यानी कि सॉल्वेंट का बेस लाइन से ऊपर ट्रेवल जितना उसने किया वो RF है। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिन स्पॉट, ओरिजिन स्पॉट से कितना किया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि दो चीज़ें ऊपर जा रही हैं ना। एक जा रहा है हमारे पास कंपोनेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, और एक जा रहा है हमारे पास सॉल्वेंट, तो उनका ओरिजिन स्पॉट से ऊपर जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं RF। अब हम इसको जो है ना आमतौर पर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा RF को। अब RF मसलन हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं B C। अब देखें RF यानी कि B का X और Y से रिप्रेजेंट किया हमने, ऊपर वो जो निशान लगाए थे, और जो RFC है वो Z ओवर Y है। अब RF वैल्यू हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये टू सिमिलर क्वांटिटीज़, देखें X Y Y Z सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है, इसी वजह से इस पे वो नहीं लगेगा जो इसका यूनिट है। उसके बाद है मेरी बहनें, आप लोगों को नेक्स्ट जो मैंने चीज़ पढ़ानी है वो है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखें ना बेटा, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी आपको नज़र आ रहा होगा। आज मैंने आपको ये पढ़ाना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होता है, सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर यूज़ होता है। ये यूज़ होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है। ये यूज़ होता है डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये बेटा उसमें भी यूज़ होता है। तो आपने मेरी बहनें इसको अच्छे मेथड के साथ करना है। अब देखें मैंने आपको यूजेस भी इसके पढ़ा दिए। इसके बाद गालबन इसके MCQs हैं, वो भी बताता चलूँ। पहले का जो इसका ऑप्शन है वो D जोज है, ये आप निशान लगा लो, बुक्स खोलो सामने। और ये मैं आपको बताऊं MCQs एनुअल में 17 आते हैं, और 17 MCQs में से मैंने जो देखा है 17 के 17 एक्सरसाइज से आते हैं। अगर फिर भी कोई गुस्से वाला बंदा बैठा हो, 17 के 17 ना भी दे तो कम से कम 13, 14, 15 तो एक्सरसाइज से ही देता है। तो इसका मतलब है जो बच्ची 11 चैप्टरों की एक्सरसाइज याद कर लेगी MCQs के हवाले से, तो उसके 16, 17, 15 या 13, 14 कन्फर्म हो जाएंगे। पहले का D जुज़ है, और दूसरे का B जुज़, तीसरे का C जुज़, चौथे का D जुज़, पाँचवें का B जुज़ अभी मैंने आपको पढ़ाया। और बस ये 5 MCQs हैं। पहले का D, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, पाँचवें का B। अब ये आप लोगों ने देख लेना है कि ये वाकई ठीक है, MCQ पीछे से ढूंढ लेने हैं। फिर भी कोई मसला हो मुझे बताना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। और हाँ, कोरोना
कि केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम होते जा रहे हैं। अब उम्मीद की एक किरण जागी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एकेडमी खुल जाएगी। तो खुदारा आप लोगों ने जो है ना सीरियस होना है, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखना है, लूज़ नहीं होना, बिल्कुल लूज़ नहीं होना। और फर्स्ट ईयर ही आप लोगों को डिसाइड करवाएगी कि आपका MBBS में या इंजीनियरिंग में या लेक्चरशिप पे कहीं ना कहीं एडमिशन होगा या नहीं। ये फर्स्ट ईयर ही, क्यों फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर हों तो फिर एक हौसला होता है, बंदा सेकंड ईयर में भी पढ़ता है। अल्लाह ना करे बच्चे लापरवाही करते हैं, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर ना आए, फिर वो इंसान का दिल ही नहीं करता आगे पढ़ने को। तो इसलिए हर नमाज में दुआ भी किया करो कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस से हमें निजात दे, और मेहनत से आपने काम करना है। थैंक यू वेरी मच।